कहानी की शुरुआत होती है जेनी ग्रीनग्रास नाम की एक खूबसूरत लड़की से, जिसके पास था एक प्यार करने वाला और हैंडसम बॉयफ्रेंड। दोनों की जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी, प्यार, हंसी और सुकून से भरी हुई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका एक छोटा सा फैसला उन्हें ले जाने वाला है ऐसी जगह जहां से वापस लौटना शायद मुमकिन ही ना हो। स्टीव उसकी क्लास खत्म होने का इंतजार कर रहा होता है। तब वह अपनी कार के अंदर उस रिंग को देखता है जिससे वह जेनी को प्रपोज करने वाला है। दोनों कंट्री साइड में ट्रिप पर जाने का एक्साइटेड होकर प्लान बनाते हैं, जहां स्टीव एक रोमांटिक प्रपोजल करने वाला होता है। सफर काफी लंबा होता है और उनके पहुंचने से पहले ही सूरज ढल जाता है। स्टीव रास्ते को लेकर अनश्योर होता है, इसलिए उसे जीपीएस पर डिपेंड करना पड़ता है। अगले दिन वे ईडन लेक पहुंचते हैं। जंगल के और अंदर जाने पर स्टीव और जेनी को एक शानदार नजारा दिखाई देता है जो पूरे टाउन को ओवरलुक करता है। वे अपना सामान उठाकर ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां आराम से चिल कर सकें। एडम नाम का एक यंग और टिमिड लड़का इंसेक्ट इकट्ठा कर रहा होता है और जेनी उससे हेलो कहने जाती है, लेकिन लड़का स्ट्रेंजर्स होने की वजह से उनसे बात करने में हिचकिचाता है, इसलिए वे लेक की तरफ बढ़ जाते हैं। आखिरकार कपल एक शांत लेक तक पहुंचता है जहां वे अच्छा समय बिताने का प्लान करते हैं। वे धूप में एक दूसरे के साथ कडल करते हुए आराम करते हैं। कुछ ही देर बाद दो लड़के वहां आते हैं और एडम को वहां से भगा देते हैं। जेनी को एडम के लिए बुरा लगता है क्योंकि उसे उसके दोस्तों द्वारा बलि किया जा रहा होता है। वह धूप सेंकते हुए आंखें बंद करके एनेप लेने लगती है, तभी एक रॉटवाइलर उस पर भौंकने लगता है। जेनी उस बड़े और अनफ्रेंडली डॉग को इतनी डेंजरस डिस्टेंस पर देखकर डर जाती है। उनकी शांति उन डेलिनक्वेंट टीनेजर्स की वजह से टूट जाती है जिन्होंने उनकी जगह पर कब्जा कर लिया होता है। जब स्टीव पानी में तैरने जाता है तब डॉग फिर से जेनी पर भौंकता है, इसलिए स्टीव टीनेजर्स से जाकर बात करता है। वह ग्रुप से म्यूजिक कम करने के लिए कहता है, लेकिन वे मना कर देते हैं। उनका लीडर ब्रेट बदतमीजी से जवाब देता है। बाकी मेंबर्स हैं कूपर, रीस, रिकी, हैरी और पेज। स्टीव जिद पकड़ लेता है कि वह अपनी जगह से नहीं हटेगा और उन टीनेजर्स द्वारा बुलीड होकर वहां से नहीं जाएगा। उनमें से एक बिनोक्यूलर्स से जेनी को घूरता है, इसलिए वह अनकंफर्टेबल होकर खुद को ढक लेती है। जाने से पहले ब्रेट अपना प्राइवेट पार्ट दिखाकर बेहूदगी करता है। स्टीव टेंट लगाता है जबकि जेनी रात के कैंप फायर के लिए लकड़ियां इकट्ठा करती है। उसे दूर जंगल से रस्लिंग नॉइजेस सुनाई देते हैं, लेकिन वह उन्हें इग्नोर कर देती है। उस रात कपल कैंप फायर के पास अच्छा समय बिताता है, लेकिन जेनी को अब भी जंगल से आवाजें सुनाई देती हैं। वह स्टीव को इसके बारे में बताती है, लेकिन वह उसे भरोसा दिलाता है कि चिंता की कोई बात नहीं है। जब दोनों इंटीमेट मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं तब भी नॉइजेस जेनी को परेशान करती रहती हैं, इसलिए स्टीव बाहर जाकर देखने का फैसला करता है। कुछ समय बाद स्टीव उसकी कॉल्स का जवाब देना बंद कर देता है, जिससे जेनी डर जाती है, लेकिन स्टीव बस उसके साथ प्रैंक कर रहा होता है। अगली सुबह उन्हें पता चलता है कि इंसेक्ट्स ने उनका खाना खराब कर दिया है, इसलिए उन्हें खाना लेने कहीं और जाना पड़ता है। वहां से निकलते समय रास्ते में टीनेजर्स अपनी बाइक्स पर उनके सामने से निकलते हैं। स्टीव इरिटेट होकर उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाता। वे एक डाइनर में जाते हैं जहां स्टीव वेट्रेस से उन किड्स के बारे में पूछता है, लेकिन वह सिर्फ हंस देती है। ब्रेकफास्ट के बाद स्टीव एक घर के बाहर कई बाइसिकल्स देखता है और सोचता है कि वह टीनेजर्स का घर होगा। वह जल्दी से कार में वापस आता है और जेनी फिर से लेक की तरफ गाड़ी मोड़ देती है। दोनों लेक में स्विम करते हैं और स्टीव स्कूबा डाइविंग करने चला जाता है, जबकि जेनी शोर पर सो जाती है। जब स्टीव वापस आता है और परफेक्ट मोमेंट पर जेनी को प्रपोज करना चाहता है, तब उन्हें एहसास होता है कि उनका बैग जिसमें फोन, ये वॉलेट और कार कीज थी, गायब है। वे तुरंत कार की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि कार भी गायब है। अब उनके पास टाउन तक पैदल जाने के अलावा कोई चॉइस नहीं बचती। जैसे जैसे वे आगे चलते हैं स्टीव और ज्यादा इरिटेटेड होता जाता है और उसके अंदर रिवेंज की भावना बढ़ने लगती है। अचानक वे अपनी ही कार से टकराने से बचते हैं, जिसे ग्रुप जंगल में रेकलेसली चला रहा होता है। ब्रेट कुछ पल के लिए रुकता है और कपल को देखकर स्मग करता है। रात में वे ग्रुप को कैंप फायर के पास देखते हैं जहां कोई एडल्ट मौजूद नहीं होता। स्टीव उनसे अपना सामान वापस मांगता है, लेकिन वे साफ मुकर जाते हैं। तभी स्टीव को अपना रिंगटोन सुनाई देता है और उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह ब्रेट पर हमला कर देता है, लेकिन बाकी नाइफ फील्डिंग मेंबर्स उसे नीचे गिरा देते हैं। लड़ाई के दौरान ब्रेट का डॉग गलती से नाइफ से घायल होकर मर जाता है। अपने डॉग की मौत पर दुखी होकर ब्रेट कीज उनकी तरफ फेंक देता है। जेनी कीज उठाती है और दोनों कार की तरफ भागते हैं। ग्रुप उनका पीछा करता है और कार पर पत्थर फेंकता है। स्लोप की वजह से कार रुक जाती है। टीनेजर्स कार के पास पहुंचकर विंडोज और लाइट्स तोड़ देते हैं, लेकिन स्टीव किसी तरह कार भगा ले जाता है। अंधेरा और खराब रास्ता होने की वजह से कार लकड़ियों के ढेर में क्रैश हो जाती है। एक ब्रांच स्टीव को फंसा देती है। जेनी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रांच हटा नहीं पाती। स्टीव की हालत खराब होने की वजह से जेनी को मदद ढूंढने अकेले भागना पड़ता है। आवाजें सुनकर वह छिप जाती है और पूरी रात वहीं बिताती है। इसी बीच ब्रेट स्टीव को ढूंढ लेता है और विंडो तोड़कर कार के अंदर घुस जाता है। सुबह होते ही जेनी को स्टीव के शूज दिखाई देते हैं और उसे शक होता है कि वह खतरे में है। वह ट्रैक्स फॉलो करती है और स्टीव को बारब वायर से बंधा हुआ पाती है।
पूरी तरह घायल और खून से लथपथ। वह पैनिक कर जाती है क्योंकि आसपास मदद बहुत दूर है और सिग्नल भी बेहद खराब है। ब्रेट और उसके दोस्तों ने स्टीव को टॉर्चर किया होता है। स्टीव बच्चों से उसे छोड़ देने की भीख मांगता है, लेकिन ब्रेट अपने डॉग का बदला लेने पर अड़ा रहता है। हैरी उसे शांत करने की कोशिश करता है और स्टीव को छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन ब्रेट उसकी बात नहीं सुनता। ब्रेट आदेश देता है कि स्टीव को कट्स दिए जाए, जबकि पेज उस टॉर्चर को रिकॉर्ड करती है। ग्रुप बारी बारी से स्टीव को चोट पहुंचाता है और उसके शरीर पर और घाव बना देता है। जेनी यह सब छिपकर देख रही होती है और हेल्पलेस होकर रो रही होती है। उसे एहसास होता है कि वे स्टीव को मारने वाले हैं, इसलिए वह अपने जीपीएस के ब्लूटूथ से स्टीव का फोन कनेक्ट करती है। वह 911 पर कॉल करती है, लेकिन ब्रेट को पता चल जाता है कि जेनी आसपास ही है। जेनी खुद को रिवील कर देती है ताकि ग्रुप उसका पीछा करे और स्टीव को भागने का मौका मिल जाए। टीनेजर्स अपनी बाइक्स पर जंगल में उसका पीछा करते हैं, लेकिन वह एक लॉक का इस्तेमाल करके उनकी बाइक्स क्रैश करवा देती है और भाग निकलती है। भागते हुए उसे एक छोटा मोबाइल होम मिलता है। अंदर एक रेडियो फोन रखा होता है, लेकिन वह उसकी पहुंच से दूर होता है। वह फोन तक पहुंचने की कोशिश करती है, तभी टीनेजर्स वहां भी पहुंच जाते हैं। कोई छिपने की जगह न होने की वजह से जेनी रूफ पर चढ़कर छिप जाती है। इसी दौरान रिकी वापस उस जगह पहुंचता है जहां स्टीव को बांधा गया था और देखकर हैरान रह जाता है कि वह भाग चुका है। वह ब्रेट को बताता है और अब पूरा ग्रुप स्टीव को ढूंढने निकल पड़ता है। जब स्टीव कार का डोर खोलता है तो सेफ्टी अलार्म बज उठता है, जिसकी आवाज सबको सुनाई देती है। उस आवाज की वजह से ग्रुप समझ जाता है कि उनका टारगेट कार के पास ही है। जेनी आखिरकार स्टीव से मिल जाती है, लेकिन स्टीव उसे मेंबर समझकर लगभग हिट कर देता है। वह स्टीव को सहारा देकर जितना दूर हो सके भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके घाव जानलेवा लग रहे होते हैं। दोनों एक छोटे कैबिन में पहुंचते हैं जहां जेनी उसकी इंजरीज ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन स्टीव को यकीन होता है कि वह बच नहीं पाएगा। जब जेनी उसकी चोटों का इलाज कर रही होती है, तब उसे एंगेजमेंट रिंग मिलती है। इसी बीच ग्रुप कैबिन तक पहुंच जाता है, लेकिन अंदर उन्हें सिर्फ ब्लड स्टेन्ड फर्स्ट एड किट दिखाई देती है। जेनी कैबिन के नीचे पानी में छिपी होती है। वह स्टीव को पकड़कर बैठी रहती है, जबकि टीनेजर्स उन्हें पकड़ने की योजना बना रहे होते हैं। ग्रुप के जाने के बाद वह स्टीव को बाहर खींच कर लाती है। वह इमोशनल होकर उसके प्रपोजल के लिए यस कहती है और मदद ढूंढने भाग जाती है। भागते समय उसका पैर एक बड़े स्पाइक पर पड़ जाता है। दर्द से वह चीख पड़ती है और ग्रुप का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। वह क्रॉल करके एक हिडन जगह में जाती है और अपने पैर से स्पाइक निकालती है। दर्द असहनीय होता है, लेकिन उसके पास सहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। थोड़ी देर बाद उसे कोई खड़ा दिखाई देता है। वह एडम होता है। एडम उसके साथ सेफ्टी की तरफ चलने का दिखावा करता है। जेनी उससे फोन मांगती है, लेकिन वह देने से मना कर देता है। तभी पता चलता है कि एडम मदद नहीं कर रहा, बल्कि उसने ग्रुप को उनका लोकेशन टेक्स्ट कर दिया है। ग्रुप का एक मेंबर जेनी को अनकॉन्शियस कर देता है। जेनी होश में आती है और खुद को एक ट्री से बंधा हुआ पाती है। उसके बगल में स्टीव की लाइफलेस बॉडी होती है। टीनेजर्स उन्हें जलाकर मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ मेंबर्स डर रहे होते हैं। ब्रेट एडम को मैच स्टिक जलाने और गैसोलीन से भीगे ट्री पर फेंकने के लिए मजबूर करता है। उसके अनुसार ऐसा करने पर एडम को ग्रुप में एक्सेप्ट किया जाएगा। खुद को एक्सेप्टेड महसूस करने की चाह में एडम उनकी बात मान लेता है। स्टीव की बॉडी सबसे पहले आग पकड़ती है, जबकि पेज उसे फिल्म कर रही होती है। ब्रेट खुशी में पागलों की तरह उछलने लगता है। एडम वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रुप उसे पकड़ लेता है। आग की वजह से जेनी की रोब धीरे धीरे जलने लगती है और उसे भागने का मौका मिल जाता है। ब्रेट उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी टॉर्च उसकी तरफ कर देती है। वह गैसोलीन जमीन पर फैलाकर आग लगा देती है ताकि ब्रेट उसका पीछा न कर सके। एडम को बेट की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि जेनी वापस आए, लेकिन वह उसकी क्राइज इग्नोर कर देती है। भागते हुए जेनी देखती है कि ब्रेट और उसका ग्रुप एडम को जिंदा जला देते हैं। जेनी ट्रेल मैप की मदद से रास्ता ढूंढती रहती है। वह मैप के ग्लास को तोड़कर निकालती है। टीनेजर्स की आवाज सुनकर वह एक ट्रैश बिन में छिप जाती है, चाहे उसकी स्मेल कितनी भी डिस्गस्टिंग क्यों ना हो। वह सर्वाइवल के लिए उस बदबू को सहती है। उसे दो मेंबर्स बाहर दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वे चले जाते हैं। जेनी बाहर निकलती है और सेल्फ डिफेंस के लिए ब्रोकन ग्लास उठा लेती है। मिरर में उसे कूपर दिखाई देता है और वह उसके नेक पर ग्लास घोंप देती है। कूपर खून बहाते हुए मरने लगता है और तभी जेनी को एहसास होता है कि वह उसकी मदद करना चाहता था। रिग्रेट उसे अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी को हर्ट करेगी, वह भी एक किड को। उस रात ग्रुप कूपर की डेड बॉडी देखता है और रिवेंज की आग में और जल उठता है। हैरी रोते हुए ब्रेट को हर चीज के लिए ब्लेम करता है। वह किसी को कॉल करने लगता है, लेकिन ब्रेट उसे बेरहमी से पीट पीट कर मार डालता है। पेज ब्रेट के अनकंट्रोलेबल बिहेवियर से डर कर भाग जाती है। इसी बीच जेनी आखिरकार रोड तक पहुंच जाती है जहां एक कार गुजर रही होती है। वह बीच सड़क में आकर ड्राइवर से मदद मांगती है और वह उसे अंदर बैठा लेता है, लेकिन जेनी को पता चलता है कि ड्राइवर रिकी का भाई है। वह पैनिक होकर वैन चुरा लेती है, जबकि वह रिकी को कॉल कर रहा होता है। रिवेंज से भरी जेनी जानबूझकर पेज को वैन से कुचल देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। दूसरी कार से टकराने से बचने के लिए वह टर्न लेती है, लेकिन वैन एक फेंस तोड़ते हुए बैकयार्ड पार्टी में क्रैश हो जाती है। वह हेल्प मांगते हुए बेहोश हो जाती है।
जेनी जब होश में आती है तब कुछ मिडिल एज स्ट्रेंजर्स उसे कंफर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वॉल पर ब्रेट की चाइल्डहुड पिक्चर्स देखकर उसे एहसास होता है कि वह ब्रेट के घर में है। दुर्भाग्य से वहां मौजूद लोग उन्हीं टीनेजर्स के पेरेंट्स होते हैं जिन्होंने उसे और स्टीव को टेरराइज किया था। जेनी वहां से निकलने के लिए बाथरूम जाने का बहाना बनाती है। इसी दौरान बाहर कमोशन शुरू हो जाता है क्योंकि पेरेंट्स उस क्रैश्ड वैन को पहचान लेते हैं। किसी भी खतरे से बचने के लिए जेनी एक रेजर उठा लेती है, जबकि ब्रेट का फादर उससे डोर खोलने को कहता है। जब वह पीछे हट जाती है तब वह डोर को किक मारकर खोल देता है। जेनी बाहर ब्रेट को देखती है, तभी एक पेरेंट उस पर हमला कर देता है। टीनेजर्स ने पेरेंट्स को कन्विंस कर दिया होता है कि जेनी और स्टीव उनके बच्चों की मौत के जिम्मेदार हैं। जेनी उनसे पुलिस बुलाने की भीख मांगती है, लेकिन वे सब उसे सजा देना चाहते हैं। ब्रेट का फादर उसे अपस्टेयर्स जाने को कहता है, जबकि वे जेनी को डील करने वाले होते हैं। जेनी को एहसास होता है कि उन बच्चों के पेरेंट्स भी उतने ही साइकोटिक और मर्डरस हैं जितने उनके बच्चे, और वे उन्हें प्रोसिक्यूशन से बचाते हैं। पेरेंट्स उसे बाहर घसीट कर ले जाते हैं, जबकि ब्रेट अपनी रूम का डोर बंद कर देता है ताकि जेनी की स्क्रीम सुनाई न दे। वह मिरर में खुद को देखकर स्मर्क करता है और स्टीव के सनग्लासेस पहन लेता है। फिर वह पेज के फोन से सारी फुटेज डिलीट करने लगता है ताकि कोई एविडेंस न बचे। जो ट्रिप एक खुशहाल शुरुआत बनने वाली थी, वह एक दर्दनाक ट्रेजेडी में बदल जाती है और वे दोनों लवर्स अपनी शादी की जर्नी शुरू भी नहीं कर पाए।